नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी पीसीएस जीएस पेपर फर्स्ट के यूनिट 10 के पार्ट 10 के अंतर्गत लैटेराइट सॉइल के बारे में विस्तार से समझेंगे। इससे पहले के भाग में हमने पेडाल्फर मृदा के अन्य प्रकारों का अध्ययन किया है। तो आइए समझते हैं कि लैटेराइट सॉइल क्या होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लैटेराइट मृदा वह मृदा है जो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में अत्यधिक वर्षा व तीव्र अपक्षालन के कारण विकसित होती है, जिसमें सिलिका का अत्यधिक अपक्षय होता है तथा लौह और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। अतः यहाँ पे अगर हम इसकी इस डिफिनेशन के अंतर्गत जो हमने अभी देखा है, अगर हम इस डिफिनेशन के अंतर्गत दो वर्ड देखें जो अत्यधिक अत्यधिक कठिन है, तो यहाँ पे ये दिया गया है तीव्र अपक्षालन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके अलावा उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का निर्माण कैसे होता है। तो आइए इसे हम समझते हैं कि तीव्र अपक्षालन और उष्ण एवं आर्द्र जलवायु क्या होती है। तो आइए समझते हैं कि अपक्षालन की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्रस्ट है, ये क्रस्ट, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्रस्ट बन के तैयार हो रही है, ये हमारे क्रस्ट का भाग है। इसके ऊपर बादलों की अत्यधिक मात्रा है, या कह सकते हैं बादलों का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य तप अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे सूर्य तप अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, वहाँ पे आर्द्रता तथा जलवाष्प की अधिकता के कारण बादलों का निर्माण भी अत्यधिक मात्रा में होता है। अतः यहाँ पे बादलों का निर्माण अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ पे वर्षा की मात्रा भी अत्यधिक प्राप्त हो रही है, और जिस स्थान पे वर्षा की मात्रा अत्यधिक प्राप्त होगी वहाँ पे क्रस्ट के ऊपरी परत में जल जमाव भी अत्यधिक मात्रा में होगा। हम कह सकते हैं ये वर्षा की अत्यधिक मात्रा, यहाँ पे जल जमाव की भी मात्रा अधिक हो रही है। जल जमाव अधिक होने के कारण पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट में मौजूद पोषक तत्व जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, इसके अलावा चूना भी पाया जाता है और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। जो पृथ्वी के ऊपरी परत में मौजूद ये सारे तत्व होते हैं, जल जमाव अधिक होने के कारण ये सारे पोषक तत्व घुल के नीचे की परतों में आ जाते हैं। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फेट। अतः पृथ्वी की ऊपरी परत में जल जमाव हो जाने के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत में मौजूद पोषक तत्व का घुलकर नीचे की परतों में आ जाना ही अपक्षालन की प्रक्रिया कहलाती है। और अत्यधिक अपक्षालन का मतलब ये है कि लैटेराइट मृदा के क्षेत्र में जल जमाव अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी कारण वहाँ पे जल जमाव अत्यधिक होने के कारण वहाँ पे तीव्र अपक्षालन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि अत्यधिक अपक्षालन क्या होता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि उष्ण एवं आर्द्र जलवायु कैसी होती है। सामान्यतः अगर हम उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की बात करें तो यह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु जो होती है हमारे भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री के अंतर्गत उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का गोलार्ध है। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश से जाती है। विषुवत रेखा के उत्तरी अक्षांश पे अगर हम 23.5 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ पे जो है कर्क रेखा पाई जाती है। तथा अगर हम 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे मकर रेखा पाई जाती है। इस प्रकार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, इतने क्षेत्र कह सकते हैं हम, ये सारे क्षेत्र उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं। आइए हम ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे उष्ण एवं आर्द्र जलवायु क्यों पाई जाती है। सर्वप्रथम हम देखें कि हम यह जानते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वह सालों के 12 महीने कह सकते हैं कि वो हमारी जो विषुवत रेखा होती है इस पे हमेशा लंबवत पड़ती है। जैसे ये हमारा सन है, यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत ही पड़ती हैं, क्योंकि जो सन होता है वो इसी क्षेत्र में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ इसी क्षेत्र में हमेशा मूवमेंट करता रहता है। यही वजह है कि विषुवत रेखा पे इसकी किरणें हमेशा लंबवत ही पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान भी अत्यधिक मात्रा में होता है। और तापमान अत्यधिक होने के कारण
वहाँ पे जलवाष्प तथा आर्द्रता की मात्रा भी अधिक होगी, क्योंकि तापमान और आर्द्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे आर्द्रता अधिकांशतः या कह सकते हैं या ज़रूर ज़्यादा ही पाई जाएगी। इसी की वजह से तापमान ज़्यादा होने की वजह से आर्द्रता भी ज़्यादा हुई। तापमान ज़्यादा, इस कह सकते हैं हम यहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा हुई। आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा बढ़ी तथा वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो बादलों का निर्माण भी अत्यधिक होगा। बादलों का निर्माण अत्यधिक होने के कारण वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा हुई। बस यही कारण हम कह सकते हैं कि उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का जो निर्माण होता है वह 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच ही होता है तथा जहाँ यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे अपक्षालन की प्रक्रिया भी बहुत तीव्र होती है। यही कारण है कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है वह तीव्र अपक्षालन के कारण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में ही होती है। तो इस प्रकार हमने लैटेराइट मिट्टी का निर्माण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में क्यों होता है यह भी समझ लिया है। तो आइए अब हम मतलब देखें कि लैटेराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो आइए इसे समझते हैं। जैसे हम बात करें कि लैटेराइट मृदा का जो निर्माण होता है वह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में ही होता है। हमने अभी इसके आगे थोड़ा पढ़ा है। तो हम सर्वप्रथम यह देखेंगे कि ये इतना क्षेत्र जो है हमारा, ये 23.5 डिग्री साउथ है और इधर हम देखें तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो ये पूरा जो क्षेत्र होता है ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पे सूर्य तप भी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। मान लीजिए यहाँ पे जो सूर्य तप है वह अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा है। सूर्य तप उसे कहते हैं जो सूर्य द्वारा पृथ्वी की किरणें पृथ्वी को प्राप्त जो होती हैं उसे सूर्य तप कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ सूर्य तप अधिक मात्रा में प्राप्त होने के कारण यहाँ पे तापमान अत्यधिक होता है, टेम्परेचर की मात्रा अधिक तो आर्द्रता अधिक, अभी हमने आगे आपको बताया है। और आर्द्रता अधिक तो जलवाष्प भी अधिक, और जलवाष्प अधिक तो हम कह सकते हैं कि बादलों का निर्माण अधिक। अभी हमने अभी थोड़ा आगे बताया है आपको, बादलों का निर्माण अधिक होने से वर्षा भी बहुत अत्यधिक मात्रा में होगी। और वर्षा की मात्रा अगर अधिक होगी यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में हम कह सकते हैं, तो ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा अगर अधिक हो रही है, अगर वर्षा की मात्रा अधिक हो रही है तो इस वाले क्षेत्र में जो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाला क्षेत्र होता है, इस वाले क्षेत्र में जल जमाव की जो मात्रा होगी वह बहुत ज़्यादा अधिक होगी। तथा इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट हम और जान लेते हैं आगे कि हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, क्रस्ट होती है, उसमें 2 तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। एक भारी पोषक तत्व होते हैं तथा एक हल्के पोषक तत्व होते हैं। भारी पोषक तत्वों में हम बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भारी पोषक तत्व जो होते हैं उसमें विशेषकर एल्यूमिनियम एंड फेरस को सम्मिलित किया जाता है। फेरस को लौह भी कहा जाता है। इसके अलावा हल्के तत्वों की बात करें हम तो हल्के तत्वों में मैग्नीशियम, फास्फेट एंड पोटास एंड चूना को सम्मिलित किया जाता है। अब इसके बाद हम देखें कि जब वर्षा का जल यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है तो पृथ्वी की ऊपरी परत में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं उसमें 2 तरह के होते हैं, एक भारी होते हैं और एक हल्के होते हैं। तो जो हल्के पोषक तत्व होते हैं जैसे मैग्नीशियम, चूना, पोटास, फास्फेट, ये सारे हल्के तत्व पृथ्वी की निचली परत में आ जाते हैं। जल की मात्रा में घुल के पृथ्वी की निचली परत में आ जाते हैं। इन पोषक तत्वों के पृथ्वी की निचली परत में आने के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत में एल्यूमिनियम एंड फेरस की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि ये भारी तत्व होते हैं, ये घुलकर नीचे की परतों में नहीं आ पाते हैं। अतः जब नीचे की परतों में ये नहीं आ पाते हैं तो ऊपरी परतों में एल्यूमिनियम एंड फेरस की मात्रा अधिक होने के कारण इस ऊपरी परत का जो रंग होता है वह लाल हो जाता है। अतः अब हम यह भी जान लेते हैं कि ऊपरी परत का रंग लाल क्यों होता है। अगर हम बात करें फेरस की, जो फेरस ऑक्साइड होता है,
फेरस ऑक्साइड जो होता है ये हमारा लौह होता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। अतः अगर कहीं पर भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो उस जगह का रंग रेड ही होगा, क्योंकि ये हमारा साइंटिफिक रीजन है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी फर्स्ट विशेषता में हम यह देखते हैं कि यह मृदा उष्ण और आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, जैसा कि हमने अभी आपको आगे बताया कि उष्ण एवं आर्द्र जलवायु कैसी होती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो यह अधिक वर्षा के कारण इसमें तीव्र निक्षालन होता है। तीसरी विशेषता है कि इसमें अपक्षालन की प्रक्रिया से सिलिका का अपक्षय हो जाता है तथा लौह व एल्यूमिनियम ऑक्साइड का संचय हो जाता है, क्योंकि ये जो लौह और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं ये भारी तत्व होने के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत में ही रुक जाते हैं तथा घुल के नीचे नहीं आ पाते। इसकी फोर्थ में हम विशेषता फोर्थ देखें तो इस मिट्टी का रंग लाल से पीला होता है, क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा 5 पॉइंट है, इसमें चूना, पोटास, फास्फेट जैसे घुलनशील लवणों की कमी पाई जाती है, क्योंकि वह घुल के नीचे की परतों में चले जाते हैं। तथा 6 में यह मृदा सामान्यतः अम्लीय प्रकृति की होती है। 7th इसकी उर्वरता कम होती है, परंतु उचित उर्वरक व सिंचाई से कृषि संभव है। इसके अलावा 8 में अगर देखें, यह मृदा कठोर परत बना लेती है जो निर्माण कार्य में उपयोगी होती है, क्योंकि हम लैटेराइट मृदा से ही ईंट का निर्माण होता है। ये इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि लैटेराइट मृदा द्वारा ही ईंट का निर्माण किया जाता है, क्योंकि यह मृदा जो होती है ये अपनी ऊपरी परत को अत्यंत कठोर बना लेती है, जिसके कारण से ईंट का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। तो आइए अब हम इसके वितरण को भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसके वितरण के बारे में बताया गया है। अगर हम विश्व में इसके वितरण की बात करें तो यह मृदा मुख्यतः उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि हमने अभी आगे आपको बताया कि उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र कैसे होते हैं। उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में अफ्रीका के उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में, इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के भी उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। अफ्रीका के विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पे गिनी तट, कांगो बेसिन, नाइजीरिया, घाना के आर्द्र भाग में पाई जाती है। तथा अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, यहाँ पे इसकी बात करें तो यह मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका के आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। तथा यहाँ पे हम दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत के उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में भी यह मृदा पाई जाती है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील, वेनेजुएला, गुयाना के वर्षा बहुल भागों में भी यह सॉइल पाई जाती है। तथा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के आर्द्र एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी यह सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि भारत में भी यह सॉइल कहाँ पे पाई जाती है। भारत के अंतर्गत अगर हम देखें तो यह पश्चिमी घाट के क्षेत्र जैसे केरल, कर्नाटक, गोवा तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में ओडिशा, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगर हम दक्कन के पठार के ऊंचे भागों में भी पाई जाएगी तथा तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र, अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे असम, मेघालय आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आइए इसे हम मैपिंग द्वारा भी आपको समझा देते हैं कि यह मृदा विश्व में कहाँ कहाँ पे पाई जाएगी। तो आइए इसका विश्व वितरण भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम इसका वर्ल्ड मैप बना लेते हैं। जैसे ये हमारा उत्तर अमेरिका का अलास्का वाला भाग है, अलास्का वाला भाग बना रहे हैं हम। इसके अलावा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इधर हमारा ग्रीनलैंड इस वाले क्षेत्र में पड़ जाता है। तो ऐसे आगे बढ़ते हुए इधर ये वाला भाग हमारा कनाडा वाला क्षेत्र, ये आंतरिक भाग कनाडा हो जाता है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे देखते हैं इधर हमारी गिनी की खाड़ी भी पड़ जाती है। इधर ये होते हुए हम यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे होंडुरास, निकारागुआ, ग्वाटेमाला तथा अल सल्वाडोर जैसे क्षेत्र पाए जाते हैं। इधर इधर हम आगे बढ़ते हैं तो इधर हमारा कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र होते हुए इधर हम किनारे नीचे थोड़ा पहुँचते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे नीचे हमारा दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र पड़ जाता है। इधर से हम जैसे ये वाला भाग हमारा पेरू कहलाता है, पेरू से होते हुए हम इधर वेनेजुएला, उसके बाद हम आगे बढ़े तो गुयाना, ब्राज़ील होते हुए हम ये इस तरह अर्जेंटीना, ये वाला भाग हमारा अर्जेंटीना कहलाएगा। यहाँ पे पराग्वे, उरुग्वे होते हुए अर्जेंटीना पहुँचते हैं और इधर हम पहुँचते हैं दक्षिण अमेरिका के पास। इस तरह हमारा पूरा दक्षिण अमेरिका बन के तैयार हो चुका है। ये हमारा दक्षिण अमेरिका है और ये हमारा उत्तर अमेरिका है।
उत्तर अमेरिका है। तो आइए इसके थोड़ा आगे और भी देख लेते हैं हम। इस तरह अगर हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो ये हमारा अफ्रीका वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये अफ्रीका से होते हुए नीचे दक्षिण अफ्रीका, नमीबिया, यहाँ पे अंगोला होते हुए थोड़ा ऊपर और आगे बढ़ेंगे तो इधर हमारा सेनेगल वाला क्षेत्र पड़ता है। इसके अलावा हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इधर हमारा सहारा मरुस्थल पड़ जाता है। इधर किनारे सहारा मरुस्थल से होते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये वाला क्षेत्र हमारा ट्यूनीशिया कहलाता है। और ट्यूनीशिया के आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो इधर हमारा ये वाला भाग हमारा इथियोपिया, फिर इधर नीचे होते हुए सोमालिया, तंजानिया होते हुए नीचे पहुंचते हैं। और इस तरह हमारा अफ्रीका का दक्षिणी भाग बन के तैयार हो चुका है। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका। और इसके अलावा थोड़ा हम आगे यहाँ पे देखते हैं तो एशिया महाद्वीप को भी आइए बना लेते हैं यहाँ पे। ये इस तरह हमारा ये वाला हमारा अरेबियन वाला क्षेत्र हो गया है। ये हमारा अरेबियन वाला क्षेत्र है। ये अरब का इलाका पड़ जाता है। इसे अरब प्रायद्वीप भी कहते हैं। इसके ये पूर्वी भाग पे यहाँ पे तेल की अधिकता पाई जाती है। यहाँ जीवाश्म ईंधन अधिक पाए जाने के कारण इसी क्षेत्र में भारत विश्व में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन यहीं पे होता है। इसके अलावा अगर हम इसके पश्चिमी भाग पे देखें तो यहाँ पे खनिज की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो ये हमारा इंडिया बन के तैयार हो गया है। इसके अलावा थोड़ा आगे इंडोनेशिया, थाईलैंड होते हुए ऐसे ऊपर होते हुए हम रूस वाले भाग पे पहुँच के ऊपर साइबेरियाई वाले क्षेत्र की तरफ निकल जाते हैं। और इस तरह अगर हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़े तो ये हमारा जो है ये मंगोलिया वाला इलाका हो गया। और इधर हमारा यहाँ पे भूमध्य सागर है। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इधर ये चिली वाला इलाका, इटली, यहाँ पे इटली पड़ जाती है। और इटली से होते हुए हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये हमारा स्पेन वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे ये स्पेन वाला क्षेत्र हुआ है। अब इसके आगे थोड़ा हम और ऐसे बढ़ते हैं तो इधर हमारा फ्रांस पड़ जाता है। यहाँ पे ये फ्रांस से होते हुए हम थोड़ा बढ़ते हैं तो इधर जर्मनी पड़ जाती है। और इसके अलावा हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो स्वीडन एंड नॉर्वे वाला क्षेत्र पड़ जाता है। ये आधा भाग नॉर्वे कहलाएगा तथा आधा भाग स्वीडन कहलाता है। और इस तरह हमारा वर्ल्ड मैप बन के तैयार हो चुका है। और नीचे यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पाया जाता है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये हमारा एशिया महाद्वीप है। और इधर ये इतना हमारा यूरोप महाद्वीप कहलाता है। यूरोप और एशिया दोनों को मिला के यूरोपेशिया भी कहते हैं। अब हमें यह देखना है इसमें कि इन क्षेत्रों में वर्ल्ड के इस मैप में जो हमने अभी आपको बना के दिखाया है, इन क्षेत्रों में लैटेराइट सॉइल का वितरण कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो हम सर्वप्रथम यहाँ पे यह देखते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश की जो रेखा होती है वो हमारी इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश हो गई, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे हमारा इंडिया है। हम ये सब तो हम लोग जानते ही हैं इंडिया कहाँ पे है। इंडिया के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हम कह सकते हैं यहाँ पे कर्क रेखा। और इधर अगर हम दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो यहाँ से हमारा 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है साउथ में, यहाँ से गुजरती है मकर रेखा जो कही जाती है। तो इस तरह हमारा उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र जो है उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र इतना ही पड़ता है। यहाँ पे इतने क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी देश प्रदेश आएंगे उन जगहों पे लैटेराइट मृदा का जो विस्तार है वह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो आइए देखते हैं इन क्षेत्रों में किन किन देशों का विस्तार आता है। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि अगर हम अफ्रीका की बात करें, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है पूरा। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ये वाला तट जो है ये गिनी तट कहलाता है। और यहाँ पे जो है लैटेराइट मृदा पाई जाती है क्योंकि ये उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में आ जाता है। तो इन क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा पाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांगो बेसिन में भी पाई जाती है। या हम कह सकते हैं इस वाले भाग में भी, सहारा मरुस्थल को छोड़ के इस वाले भाग में भी लैटेराइट सॉइल पाई जाती है।
अतः यहाँ पे ये घाना वाले भाग में भी, इधर घाना का क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ पर भी लैटेराइट सॉइल पाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो मलेशिया, इंडोनेशिया तथा थाईलैंड, यहाँ पे थाईलैंड पड़ जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वाले क्षेत्र में भी, यहाँ पर जो है श्रीलंका वाले क्षेत्र में भी लैटेराइट मृदा बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व एशिया में, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले क्षेत्र में, स्पेन का ये दक्षिणी भाग भी आ जाता है, इसमें स्पेन पड़ जाता है, तो स्पेन के दक्षिणी भाग में भी लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा इटली के कुछ भाग में भी लैटेराइट सॉइल पाई जाती है तथा इन सब क्षेत्रों में जितने 23.5 डिग्री अक्षांश के अंतर्गत आते हैं, इन सारे क्षेत्रों में भी लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। हम भारत में स्पेशली अभी देखेंगे कि कहाँ पे लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा ये गिनी तट पर भी पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये पेरू वाले भाग में भी पाई जाएगी, वेनेजुएला वाले भाग में भी लैटेराइट सॉइल पाई जाएगी तथा गुयेना वाला क्षेत्र भी, ये गुयेना वाला क्षेत्र कहलाएगा। गुयेना, इधर वेनेजुएला आधा पड़ जाता है, इधर वेनेजुएला है, और इधर पेरू वाला भाग भी, यहाँ पर भी लैटेराइट सॉइल बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें ऊपर, तो ये वाला भाग हमारा होंडुरास, निकारागुआ, अल सल्वाडोर वाला क्षेत्र पड़ जाता है, तो इन क्षेत्रों में भी लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। तथा यहाँ पे हम देखें तो कुछ भाग जो है मैक्सिको के क्षेत्र में भी लैटेराइट सॉइल पाई जाएगी। इस तरह हमारा लैटेराइट सॉइल का विश्व वितरण बन के तैयार हो चुका है। अब हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यूपी पीसीएस जीएस पेपर 1 के यूनिट 10 के पार्ट 11 के बारे में पेडोकल मृदा को देखेंगे तथा पेडोकल मृदा के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें तथा महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।